मैं करीब 12 साल की थी जब अपनी बहन के पास पढ़ाई करने के लिए गई थी। शाहजहांपुर मेरी बहन स्कूल टीचर थी। जब मेरे बहन और बहनोई घर से बाहर निकलते थे तो दो लड़के हमारे घर में घुस आते थे। उन दोनों ने मेरे साथ रेप किया। वो टॉर्चर सहकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन लोगों ने कई बार मेरे साथ दुष्कर्म किया। वो लोग धमका के भी जाते थे कि अगर मुंह खोला तो बहन व बहनोई को जान से मार देंगे। कुछ महीने बाद मेरी तबीयत खराब रहने लगी तो डॉक्टर को दिखाया गया तो प्रेगनेंसी का पता चला। घरवालों ने अबॉर्शन कराने के लिए मन बनाया लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया क्योंकि मेरी उम्र कम थी। अबॉर्शन करने पर मेरी जान को खतरा भी था, इसलिए मजबूरी में डिलीवरी करानी पड़ी। इसकी शिकायत मेरे बहन बहनोई ने उन दोनों लड़कों के घरवालों से की तो वो दोनों ने मिलकर बहन व बहनोई को बहुत मारा था। फिर बहन बहनोई ने रामपुर ट्रांसफर करा लिया। रामपुर में मेरे बच्चे का जन्म हुआ। मैंने उस बच्चे को देखा तक नहीं। फिर मेरी माँ ने किसी को दे दिया और कहा था कि इस किस्से को भूल जाओ। साल 2000 में मेरी शादी हो गई। अच्छी खासी खुशहाल जिंदगी बीत रही थी कि मेरे पति को मेरे साथ हुई इस घटना की जानकारी हो गई। हमारे बीच झगड़े होने लगे, मेरे चरित्र पर उंगली उठाई जाने लगी। तो आखिर में मैं अपने बेटे, जो शादी के बाद हुआ था, को लेकर लखनऊ आ गई। जिस बेटे को गोद दिया गया था वहां पर लोग उसे प्रताड़ित करने लगे। नाजायज औलाद, तू मुस्लिम है कहकर लोग ताना मारने लगे। जिन लोगों ने मेरा बेटा गोद लिया था वह मेरी रिश्तेदारी में ही थे, इसलिए सबको पता चल गया था कि वह मेरा बेटा ही है। जब मेरा बेटा बहुत परेशान हो गया तो एक दिन मेरे पास आकर सवाल करने लगा। मैं जिनके साथ रह रहा था वह मेरे पिताजी नहीं है, वह मेरी माँ भी नहीं है, तो मैं कौन हूँ आप मुझे बताए। पीड़ित महिला कहती है कि छोटे पर तो मैं बेटे के इन सवालों को टाल देती रही। कई बार उसे डांट देती थी, किसी तरह चुप करा देती थी, लेकिन वह बड़ा हो गया तो वह जिद पकड़ लिया कि मुझे बताए मेरे पिता कौन है। वो कहता था कि सबके पिता हैं, लेकिन जिन्हें मैं पिता कहता हूँ वो तो मेरे पिता है नहीं, इसलिए मेरे पिता कौन है अब मुझे जानना है। जब और बड़ा हो गया तब उसने कहा कि मुझे बताओ नहीं तो मैं सुसाइड कर लूंगा, मेरा अस्तित्व ही नहीं है। आप मुझे कुछ बताते नहीं हो। जिनके साथ रहता हूँ वह गंदा खून कहकर दुर्व्यवहार करते हैं, तो मेरी जिंदगी कैसे चलेगी, मैं कैसे जीऊं। मैंने बहुत समझाया लेकिन नहीं माना तो मैंने पूरी आप बीती उसको बताई। बेटे ने मेरी बात सुनकर कहा कि मम्मी आप अकेली नहीं हो, अब मैं आपके साथ हूँ। यह लड़ाई हम दोनों लड़ेंगे। बहुत कठिन वक्त था। जिस बच्चे को मैंने जन्म दिया उसको देखा तक नहीं, उस बच्चे को 10 साल बाद देखा तो हम बता नहीं सकते। मेरे पास शब्द नहीं है। क्या तकलीफ हो रही थी, हमारे ऊपर क्या गुजरी है। पति ने छोड़ दिया, माँ बाप से रिश्ते खत्म हो गए, रिश्तेदारों ने साथ देना बंद कर दिया। मैं जिंदगी में बिल्कुल अकेले पड़ गई थी। अब बेटे का सपोर्ट मिल रहा है। मेरे बेटे ने कहा कि जो सजा आपने जिंदगी में काटी है अब तो उनकी सजा काटने की बारी है। जिन लोगों ने आपके साथ ऐसा किया है, मेरा जिंदगी बर्बाद किया है, वह लोग सुकून से जी रहे हैं। मैं आपके साथ हूँ, आप लड़ाई लड़ो, उनको पकड़वाएंगे और उनको सजा भी करवाएंगे। बेटे का इतना हौसला मिला। अगर मैं यह कदम नहीं उठाती, यह लड़ाई नहीं लड़ती, मेरे बेटे ने तो कह दिया था कि माँ लड़ाई लड़ो नहीं तो हम सुसाइड कर लेंगे। मुझे यह भी नहीं पता था कि मेरे साथ दुष्कर्म करने वाले दोनों भाइयों में से मेरा बेटा किसका है। हम माँ बेटे के साथ उन दोनों भाइयों गुड्डू व नकी हसन की डीएनए सैंपलिंग हुई। डीएनए सैंपलिंग बड़े भाई नकी हसन से मैच हुई, जो अभी फरार है। छोटा भाई गुड्डू पकड़ा गया, नकी हसन फरार है। शुरू में तो पुलिस का रिस्पांस ठीक नहीं था। मैंने जब अपने वकील से बात की तो वकील ने भी कहा कि अब तो कुछ भी नहीं है, कहां से सबूत लाएंगे। जब थाने गए तो वह खुद ही कहने लगे कि आप कैसे साबित करेंगे। 1 साल या 2 साल का मामला हो तो ठीक है, पूरे 27 साल बाद आ रही है, कैसे सबूत इकट्ठा होंगे। 1 साल तक पुलिस ने बहुत घुमाया,
मेरा एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। लेकिन जब मैंने कोर्ट में अर्जी दी, तब जाकर 4 मार्च 2021 को एफआईआर दर्ज हुई। तब पुलिस ने मेरा पूरा सपोर्ट किया। मुख्य आरोपी भले ही फरार है, लेकिन कब तक फरार रहेंगे? जो सजा हमने काटी है, अब उसकी सजा काटने की बारी है।